नमस्कार, मैं हूं अनीशा दीक्षित। ओवेरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जिसकी महिलाएं तेजी से शिकार हो रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से महिलाओं की ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। ये बीमारी शरीर में तब विकसित होती है जब ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के आसपास असामान्य कोशिकाएं यानी सेल्स बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे फैलने लगते हैं। ये प्रक्रिया एक कैंसर वाला ट्यूमर बनाती है जो खतरनाक होने पर शरीर के बाकी अंगों में भी फैल सकती है। आज हमारा एक खास शो महिलाओं को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर सकें और समय पर इसका इलाज करवाया जा सके। कैसे इस बीमारी को पहचाना जा सकता है और इसका इलाज क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुभा बर्तवार, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पटेल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, जालंधर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो हेलो डॉक्टर में। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुभा बर्तवार हूँ, HOD मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हीमेटोलॉजी, पटेल हॉस्पिटल, जालंधर। मैं पिछले 13 साल से कैंसर के मरीजों का इलाज कीमोथेरेपी और अन्य दवाई द्वारा यहाँ पे करती हूँ। आज मैं आप सबको ओवेरियन कैंसर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता देना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी, इंडिया में ओवेरियन कैंसर कितना कॉमन है और इस कैंसर से मरीजों के मृत्यु होने का कितना खतरा है? ओवेरियन कैंसर इंडिया में गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, यानी कि सर्विकल और यूट्राइन कैंसर के पीछे ओवेरियन कैंसर का नंबर है। ये एक ऐसा कैंसर है जो सालाना करीब 45,000 से 50,000 लेडीज में होता है। इस कैंसर की हालांकि इंसिडेंस यानी कि होने की संभावना उतनी हाई नहीं है, पर इससे रिलेटेड डेथ रेट काफी हाई है। जहां पे करीब 45-50,000 लेडीज की डायग्नोसिस होती है, वहां पे 25-30,000 लेडीज का इस कैंसर के कारण सालाना डेथ भी हो जाता है। इन दैट वे ये काफी डेंजरस कैंसर है फॉर लेडीज। ओवेरियन कैंसर सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में कॉमन है एंड हाउ डज अ टिपिकल ओवेरियन कैंसर प्रेजेंट? ओवेरियन कैंसर होने की संभावना उम्र के साथ बढ़ती जाती है। जो लेडीज 35-40 इयर्स से कम है उनमें ओवेरियन कैंसर होने की संभावना लोअर होती है। जैसे हमारी उम्र 55 ऑनवर्ड्स बढ़ती जाती है, ओवेरियन कैंसर की रिस्क बढ़ती जाती है। मेनली ओवेरियन कैंसर 55 और 65 एज के बीच अधिकतर समय पाया जाता है। इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो साइंस और सिम्टम्स इसके होते हैं ना, बहुत ही स्लाइड से होते हैं, इंसिडियस होते हैं। अधिकतर समय हम लोग इसको रूटीन सिम्टम्स कह करके उसको सोचते हैं कि ये शायद कुछ नहीं है। जनरली लेडीज कंप्लेन करती हैं कि पेट फूला हुआ लग रहा है, उनको गैस वगैरह ज्यादा होता है, भूख कम लगता है, कभी कभी उनका मतलब आप देखोगे कि पेट फूल रहा है पर बाकी शरीर पतला होते जा रहा है। कुछ लोगों को टॉयलेट आने में दिक्कत होने लगती है और कभी कभी टॉयलेट भी रुक सकती है। स्पेशली जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है तब सिम्टम्स बढ़ती जाती हैं। एंड इसीलिए जब ये स्टार्टिंग स्टेज में होता है जनरली इसकी कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होती हैं और ओनली जब कैंसर बढ़ता है तब सिम्टम्स होती हैं और तब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इस कैंसर के डायग्नोसिस में कि स्टार्टिंग में इसकी कोई ज्यादा साइंस और सिम्टम्स नहीं होती हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ओवेरियन कैंसर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैंसर के खतरे को कम करने के क्या तरीके हैं? जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी बात किया है, एज एक रिस्क फैक्टर है ओवेरियन कैंसर के लिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट होती है फैमिली हिस्ट्री। जिन लेडीज के फैमिली हिस्ट्री यानी मदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर्स को ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स हैं, उन लेडीज में ओवेरियन कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। फिर एक होता है जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, यानी कि देयर आर सेल के लेवल पे, आंकड़े के लेवल पे कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो म्यूटेशन अगर हमको अपने पेरेंट्स से या मदर से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, अगर वो म्यूटेशन हमें है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी BRCA1, BRCA2, तो
वो म्यूटेशन होने के कारण हमारा ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। फिर आते हैं थोड़े से रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल रिस्क फैक्टर्स। ये रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि जिन लोगों को मेंस्ट्रुएशन जल्दी शुरू हुआ, मेनोपॉज लेट आया, बच्चे लेट एज में हुए हैं 35 इयर्स के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं हुई हो या बच्चे ही नहीं हुए हों, जिन लेडीज ने मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली हो, these risk factors also increase the chances of having ovarian cancers. फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग नहीं है पर कुछ लोगों में देखा गया है, जैसे कि ओबेसिटी माने वजन ज्यादा होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर कुछ केसेस में माना जाता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर्स। फिर इनफर्टिलिटी माने कि बच्चे नहीं हो पाना, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और एंडोमेट्रियोसिस, ये तीनों भी एक डायग्नोसिस, गायनेकोलॉजिकल डायग्नोसिस है जो कुछ केसेस में ओवेरियन कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि जिसको ये एक रिस्क फैक्टर है उसको कैंसर होगा ही होगा, बट यस अगर कुछ रिस्क फैक्टर हैं तो कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। एज सच देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर रिडक्शन, बट जनरली कुछ चीजें हैं जो देखा गया है ओवेरियन कैंसर होने की संभावना को कम कर देते हैं। फर्स्ट इज देखा गया है कि जो गर्भ निरोधक दवाइयां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, दे कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। एंड इनफैक्ट जिन लोगों को BRCA1 और 2 म्यूटेशन होता है उनमें द रिस्क ऑफ रिडक्शन ऑफ ओवेरियन कैंसर ऑलमोस्ट 50% कर सकते हैं, 25 to 50% कर सकते हैं इन दवाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से। प्रॉब्लम यह है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अदर साइड इफेक्ट्स हैं, सो दैट इज वाई अगेन हम ऐसा रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए ये यूज करें, बट समथिंग जो हाई रिस्क पेशेंट है उसमें दे कैन डिस्कस विद देयर डॉक्टर। फिर देखा गया है कि देयर आर सर्जरीज, अगर अगर अंडेदानी और जो अंडेदानी के साथ फेलोपियन ट्यूब्स हैं उसको निकाल दिया जाए तो फिर ओवेरियन कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, अपना वेट कंट्रोल में रखना, डाइट अच्छा रखना, हैविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा, लेस अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, वेट को ठीक रेंज में रखना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल हम लोग का हेल्थ भी इंप्रूव करेंगे और कैंसर होने की संभावना को कम रखेंगे। साथ ही अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो क्या ओवेरियन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग उपलब्ध है और इस कैंसर की जांच और निदान के लिए कौन से टेस्ट उपलब्ध हैं? ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग नहीं है। सो स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम कोई टेस्ट हो जिससे कैंसर को जल्दी डिटेक्ट किया जाए, ठीक है। सो और ना कि जल्दी डिटेक्ट किया जाए, जल्दी डिटेक्ट करने से हम लोगों की जान बचाएं। अभी तक देयर इज कोई रेकमेंडेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम कुछ ऐसा टेस्ट करें जिससे ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग करें। हमें पता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी है, कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी है, इसके लिए ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रीनिंग नहीं है। पिछले कुछ सालों में रिसर्च हुए जा रहा है इस फील्ड में, और कुछ टेस्ट हैं सच एज एक ब्लड टेस्ट CA-125 और ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड जो स्टडी किए गए हैं, और उन स्टडीज में देखा है कि अगर ये रूटीनली किए जाएं तो कैंसर डिटेक्ट तो हो जाता है अर्लियर स्टेजेस में, यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि स्टेज 3 स्टेज 4 में कैंसर डिटेक्ट करता है, इन टेस्ट के होने से वो कैंसर जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। पर अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि जल्दी डिटेक्ट करने से लोगों की जान बच जाती है या जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाती है। इसीलिए अभी तक कोई भी साइंटिफिक सोसाइटी स्क्रीनिंग मेथडोलॉजी फॉर ओवेरियन कैंसर नहीं प्रमोट कर रही है। बट अगर किसी को कुछ सिम्टम्स हो रहे हों, जिससे जैसे हम लोगों ने बात किया था कि वजन कम हो रहा है, पेट फूलने लगा है, ब्लोटिंग, गैस ज्यादा हो रहा है, भूख कम लग रही है, देन और या फिर टॉयलेट का हमने बात की थी कि टॉयलेट कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है, देन डेफिनेटली अगर वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, देयर आर टेस्ट जिससे डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन कैंसर बनाया जाता है। ये टेस्ट हैं ब्लड के टेस्ट, CA-125 जो एक ट्यूमर मार्कर है, CT स्कैन्स या MRI स्कैन्स, एंड अल्टीमेटली फिर पेशेंट की सर्जरी होती है जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी, जो बायोप्सी और सर्जरी की रिपोर्ट निकलती है, उसमें फाइनल डायग्नोसिस होता है।
ओवेरियन कैंसर का। ऑल ऑफ दीज टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस टुगेदर पेशेंट का स्टेज बताते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। पहला, दूसरा स्टेज स्टार्टिंग वाला स्टेज होता है, थर्ड, फोर्थ स्टेज एडवांस स्टेज होता है। फोर्थ स्टेज इज एक्चुअली द लास्ट स्टेज जिसमें कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। ओवेरियन कैंसर में थर्ड स्टेज वो वाला स्टेज होता है जब पेट के अंदर पानी भरने लगता है और अन्य ऑर्गन के ऊपर भी कैंसर के थोड़े स्पॉट्स चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जब प्राइमरीली कैंसर सिर्फ ओवरी तक ही लिमिटेड होता है। क्या ओवेरियन कैंसर को फैमिली बैकग्राउंड से जोड़ा जा सकता है और इस कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग कितनी जरूरी है? डेफिनेटली ओवेरियन कैंसर को फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से जोड़ा जा सकता है। और आज के दिन में हम लोग हर ओवेरियन कैंसर पेशेंट की जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि 20 से 25% पेशेंट्स में एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर निकल सकता है। बेसिकली व्हाट इज अ जेनेटिक रिस्क फैक्टर? इट मीन्स कि जो हमें डीएनए मिल रहा है फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें एक ऐसा म्यूटेशन हो गया है जिसके कारण वो सेल में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने सुना होगा ऑफ कोर्स कि BRCA1 और BRCA2 एक बहुत माना गया म्यूटेशन है जिससे ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पर इसके अलावा भी अदर म्यूटेशंस हैं जो ओवेरियन कैंसर से लिंक्ड है और इनका ओवरऑल जो हम नेम देते हैं इनको, इट इज HRD, मतलब कि होमोलोगस रिपेयर डिफिशिएंसी से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं उसमें अगर म्यूटेशन होता है तो फिर ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू आवर फैमिली, यानी कि एंड जेनेटिक हिस्ट्री और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सो genetic testing is very important for every patient of ovarian cancers. There are 2 तरीके से होते हैं। नंबर 1 एक होता है germline mutation, यानी कि जो ब्लड में हम लोग पेशेंट के ब्लड भेज करके उसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसी एक तकनीक है NGS, जिससे हम म्यूटेशंस का चेक करते हैं। दूसरा होता है सोमैटिक म्यूटेशन, यानी कि जो उनके कैंसर के सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है, वो जो पीस निकलता है आइदर सर्जरी या बायोप्सी में, उस पे टेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि उसमें ये कोई पर्टिकुलर म्यूटेशन है जो कैंसर होने की जो एक्सप्लेन करता है कि ये कैंसर इस पेशेंट में क्यों हुआ। ओवेरियन कैंसर के लिए कितने तरह के जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं और उन्हें कब कराना चाहिए? जब पेशेंट का डायग्नोसिस होता है ओवेरियन कैंसर के साथ, हम लोग उस पेशेंट को बोलते हैं कि आपका जेनेटिक टेस्ट होना जरूरी है। जेनेटिक टेस्ट कैन बी आइदर कि हम सिंगल स्पेसिफिक म्यूटेशंस के लिए करें या एक पूरी पैनल कर दें जिसमें नंबर ऑफ जीन्स हैं जो हमें पता है इस कैंसर से या अन्य कैंसर से रिलेटेड है, और वो पूरे पैनल को वो टेस्ट होता है। सो मोस्टली आजकल हम लोग वो पूरा पैनल टेस्टिंग करवाते हैं जो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स को पिकअप करता है, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स को पिकअप करता है। एंड ये मोस्टली पेशेंट्स में हम लोग ब्लड सैंपल पे करते हैं, एंड इफ रिक्वायर्ड ऑल्सो ऑन द ट्यूमर सैंपल वी कैन सेंड दिस जेनेटिक टेस्टिंग। एंड द मोस्ट कॉमन म्यूटेशंस जो जेनेटिक टेस्टिंग पिकअप करता है वो है BRCA1 एंड BRCA2 फॉर ओवेरियन कैंसर। बट इसके अलावा भी और भी जेनेटिक टेस्ट हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो ये टेस्ट पिकअप कर सकता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज जेनेटिक टेस्टिंग इज 2 levels। 1 कि ये कैंसर हमें क्यों हुआ, नंबर 2 अगर पर्टिकुलर म्यूटेशंस हैं तो इसका थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमें ये कैसे हेल्प करता है टू ट्रीट ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स। ओवेरियन कैंसर के लिए करंटली कौन से ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और इसकी मेंटेनेंस थेरेपी क्या है? ओवेरियन कैंसर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मेथडोलॉजीज। फर्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी होना बहुत जरूरी है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं साइटोरेडक्टिव सर्जरी। मतलब नॉट ये नहीं इनफ है कि हम सिर्फ अंडेदानी को या बच्चेदानी को निकाल दें। इसमें अंडेदानी, बच्चेदानी, जो पेट के अंदर झिल्ली है, लाइनिंग जिसको बोलते हैं, ओमेंटम, पेरिटोनियम, ये सब निकाला जाता है। साथ में जो लिम्फ नोड्स होते हैं पेट के अंदर उसको भी चेक किया जाता है, और जो फ्लूइड पेट के अंदर होती है उसकी वॉशिंग भी चेक होती है। सो द एंटायर प्रोसीजर इज कॉल्ड साइटोरेडक्टिव सर्जरी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली अगर कैंसर बहुत एडवांस नहीं है तो पहले सर्जरी होती है और उसके बाद रिपोर्ट देख करके हम डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी देना है कि नहीं देना है। पर हमने पहले बात किया था कि अधिकतर पेशेंट्स इंडिया में और बाहर भी
एडवांस स्टेजेस में पकड़े जाते हैं जिसमें कभी कभी सर्जरी अपफ्रंट नहीं हो सकता है, तो उस केसेस में हम लोग पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद 3 साइकिल्स के बाद स्कैन करके रीअसेस करते हैं और उसके बाद पेशेंट की सर्जरी प्लान करते हैं। अधिकतर पेशेंट्स में सर्जरी प्लस 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी होता है ओवेरियन कैंसर का इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए। आपने एक बहुत अच्छा सवाल रेज किया कि मेंटेनेंस थेरेपी क्या होती है। सो कीमोथेरेपी तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है एंड एज यू नो कीमोथेरेपी के मेनी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पेशेंट में हेयर लॉस वगैरह होता है, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड काउंट्स कम होते हैं। सो ये कंटिन्यूअस हम नहीं दे सकते हैं, हम जनरली इसका 6 साइकिल्स देते हैं। बट हमें ये भी पता है कि जब कीमोथेरेपी बंद होता है तो कैंसर आने की संभावना बढ़ जाती है। सो कुछ ऐसा दवाई जो हम कंटिन्यूअस लंबे समय तक दे सकते हैं जो कैंसर वापस आने की संभावना को कम कर देती है, उसको मेंटेनेंस थेरेपी कहते हैं। और मेंटेनेंस थेरेपी इज जनरली कॉल्ड गिवन इन द फॉर्म ऑफ टारगेटेड थेरेपी, मतलब वी टारगेटेड फॉर द पर्टिकुलर कैंसर सेल कि वो वापस नहीं आए। एंड हमने बात किया था कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट को BRCA1, BRCA2 और दूसरा HRD डिफिशियंसी है तो हम लोग उनको एक टैबलेट दे सकते हैं जिसका साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड अ PARP इनहिबिटर, जो कैंसर सेल्स को की डेथ कॉज करता है एंड दैट हैज लेस साइड इफेक्ट्स देन कीमोथेरेपी एंड वो लंबे समय तक दिया जाता है ताकि वो कैंसर वापस नहीं आए। देयर आर अदर टारगेटेड थेरेपीज ऑल्सो जो इंजेक्शन के फॉर्म्स में दे सकते हैं एंड दे ऑल्सो कैन डिक्रीज द रिस्क कि ये कैंसर वापस आए। सो दैट इज व्हाट इज मेंटेनेंस थेरेपी। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसका फर्टिलिटी पर कितना असर पड़ता है? ओवेरियन कैंसर हमें पता है कि जब ट्रीट होता है तो अंडेदानी निकाल दिया जाता है। ऑब्वियसली फर्टिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट आज के दिन में देयर आर मेनी टेक्निक्स जिससे पेशेंट्स कैन बी हेल्प टू हैव चिल्ड्रन लेटर ऑन। बट मेनली इन ओवेरियन कैंसर एक बार अंडेदानी निकाल देते हैं तो फिर वो दे कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होती हैं बिकॉज सर्जरी से हम जब अंडेदानी निकाल देते हैं तो पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल हो जाता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकती हैं relating to bone health, physical well-being, even sometimes psychological well-being, hot flashes वगैरह होते हैं। एंड कीमोथेरेपी के भी टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग बाल झड़ जाना, मुंह में छाले हो जाना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लड कम हो जाना। बट जनरली ये टेम्पररी होते हैं, सो टाइम के साथ ये ठीक हो जाते हैं। बट जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो तो परसिस्ट करते हैं। देन भी हमें मैनेज करना होता है कि पेशेंट्स को मिनिमम तकलीफ हो फ्रॉम द ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ओवेरियन कैंसर वापस हो जाए? डिपेंड करता है कि पेशेंट का स्टेज क्या था। अगर अर्ली स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेज 1 ओवेरियन कैंसर है तो फिर काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि पेशेंट लंबे समय तक जिएंगे। ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेशेंट्स विल बी अलाइव एट 5 years। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है ओवेरियन कैंसर वापस होने की संभावना बढ़ती जाती है। स्टेज 2 में करीब 70% लोग ठीक रहते हैं, स्टेज 3 में 35 से 40% लोग ठीक हो सकते हैं। बट जो 4th स्टेज होता है उससे लंबे समय तक जिंदा रहने की संभावना कम होती जाती है। एंड देखा गया है कि जो 5 year सर्वाइवल हम बात करते हैं स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर्स में, इट्स ओनली अबाउट 15 to 18-20%। आखिरी सवाल डॉक्टर मेरा आपसे ये रहेगा, ओवेरियन कैंसर के मरीजों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? जनरली वी विल से कि एक बार आपका मेन ट्रीटमेंट हो गया है, हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। यू कीप योर वेट हेल्दी, यू रिमेन एक्टिव। समटाइम्स पेशेंट्स हैव अ लॉट ऑफ मैं कह दूंगी स्ट्रेस हो जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, स्पेशली गोइंग थ्रू सर्जरी, गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी। सो ऑल ऑफ दिस मतलब दे शुड डिस्कस विद देयर डॉक्टर। अगर कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है, with the help of the doctor, with the help of their other paraclinical staff, dietitian, physiotherapist, etc., social worker, psychologist, particular problems जो patient face कर रहे हैं that can be dealt with. But हम लोग encourage करते हैं patients को कि once आपका treatment हो गया है, please you are a survivor and you should go back and try and go back to lead the same life that आप पहले lead कर रहे थे। And whatever challenges आप face करते हो in the course of this, you should definitely talk to your whoever is your treating physician and ask them whenever you go for your regular checkups what you can do to improve your overall health and well-being.
एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हमने बात किया कि हाई चांसेस होता है कि ये कैंसर वापस आ सकता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कंटिन्यूएशन, अपना फॉलोअप जरूर रखें, बिकॉज जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है, ट्रीटिंग सर्जन है, वो आपको मॉनिटर करेंगे ब्लड टेस्ट के साथ और स्कैन्स के साथ, चेकअप करते रहेंगे कि ये कैंसर आप में वापस नहीं आ रहा है, या अगर आ रहा है तो आवर एम इज टू कैच इट अर्ली सो दैट वी कैन ट्रीट इट अर्ली एंड यू कैन हैव बेटर रिजल्ट्स. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुभा आपका. आपने ओवेरियन कैंसर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, जैसे कि महिलाओं का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है, साथ ही जेनेटिक टेस्टिंग कितनी जरूरी है. इन सभी सवालों के आपने काफी अच्छे जवाब दिए. उम्मीद है हमारे शो से महिलाएं बहुत सारी ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूक होंगी और समय रहते इसका इलाज करवा पाएंगी. धन्यवाद.